क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है। 1 मार्च 2024 एवं 2 मार्च 2024 को एग्जाम का डेट फिक्स कर दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 तारीख को और 2 तारीख को 2 दिन एग्जाम होना है और 2 दिन में आपका 5 पेपर का एग्जाम होना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 अनिवार्य विषय का एग्जाम होना है, जिसमें भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 4 विषय में कम से कम पास होना अनिवार्य है। 4 विषय आप पास हो जाते हैं, एक विषय में नहीं भी पास होते हैं तो भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त विषय में 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपको पता होगा कि प्रत्येक विषय में 40 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक जो होगा वो आपको विद्यालय स्तर से दिया जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट में 50 अंक का एग्जाम होगा और 50 अंक में से आपको उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा 33% नंबर, यानी कि 17 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, तब आप अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। इसके लिए आपको डेट भी फिक्स कर दिया गया है। पहली मार्च को 1 मार्च को आपका एग्जाम होना है, वो हिंदी ए, हिंदी बी एवं इंग्लिश, यानी कि हिंदी ए, हिंदी बी यानी हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में मैथ और साइंस का एग्जाम होगा और आपका तीसरा पेपर जो है वो 2 मार्च को एग्जाम होगा, जिसमें सोशल साइंस का एग्जाम होगा। आज का विषय है वो हम साइंस को देखने वाले हैं कि साइंस में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और साइंस विषय में, आपके विज्ञान विषय में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 40 क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं आप लोग को, और आप अंत तक वीडियो को देखें और सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें। इसी से एग्जाम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 को टिक लगाना है OMR शीट पर। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को हम डिस्क्रिप्शन के साथ सोल्व करेंगे और आप देखेंगे इसमें से अधिकतर क्वेश्चन को आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन आप जब पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन का हल शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आपको अनेक प्रकार का PDF आप वहां से प्राप्त कर सकें। ये जो अभी हम बताने वाले हैं एक PDF के माध्यम से बता रहे हैं और इस PDF का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। आप उसे देख करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर इसको सोल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का ये प्रश्न पहला प्रश्न है कि एक वस्तु R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन का मतलब ये नहीं होता है कितना दूरी तय किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु जा रहा है, A यहाँ है, यहाँ B है, तो A से B तक कोई वस्तु जा रहा है, कोई चीज़ जा रहा है और इस तरह से घूमते हुए जा रहा है। तो ये नहीं कि घूमते हुए इतना जो दूरी तय किया, इसको हम विस्थापन नहीं कहेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूनतम दूरी होगा A से B तक, उसका विस्थापन होगा, सीधा सीधा जो लाइन होगा वो विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन का क्या मतलब हुआ कि A से B तक जो दूरी तय किया वो किस रास्ते से तय किया उससे मतलब नहीं है, जहीं तहीं कोई रास्ते से तय किया उससे मतलब नहीं है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितना है वो विस्थापन कहलाता है। यह R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ हम ले लेते हैं, एक वृत्ताकार हम पथ चुनते हैं, इसमें हम त्रिज्या को दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की R त्रिज्या है इसका R। ठीक है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। अगर मान लीजिए वो यहाँ से शुरू करता है A से और यहाँ B तक जाता है, तो A से B तक विस्थापन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि A से B तक की दूरी क्या होगी, तो ये एक इसका व्यास है उसके बराबर इसका दूरी हो रहा है, यानी कि त्रिज्या जो है उसका दुगना। तो ये क्या हो जाएगा, R इधर और R इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 2R के बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2R के बराबर। ये C आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी सवाल अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, उसको हम विस्तार से समझा करके बताने वाले हैं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। हर एक सवाल को आप ध्यान से समझिएगा ये बना कैसे। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, याद करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। चाल में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण, डी हो जाएगा। निम्न में से किसकी एसआई इकाई एम प्रति एस स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का, आप याद भी किए होंगे। चौथा सवाल है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान होता है, बताता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान, देखिए एक होता है दूरी समय ग्राफ का, ये जो ग्राफ हम बनाते हैं इसमें होता है ढलान मतलब नीचे की ओर, और एक होता है ऊपर की ओर। तो ये ढलान जो होता है वो आपको संवेग में दिखाता है, और जो ये ऊपर की ओर जब जाता है तो इसको हम कहते हैं त्वरण। तो पांचवा सवाल है न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि बाहरी बल कार्य नहीं करता है, मतलब उसका क्या हो गया, जड़त्व का नियम निकलता है इससे, ठीक है। छठा सवाल है किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस पर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर कम मात्रा द्रव्यमान कम रहेगा तो जड़त्व भी कम रहेगा, और द्रव्यमान अधिक रहेगा तो जड़त्व भी अधिक होगा, ठीक है। अगला सवाल है न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। तो बल का परिभाषा हमको द्वितीय गति नियम से मिलता है। द्वितीय गति नियम क्या है, आप इसको पढ़े हैं और जानते भी हैं। तो द्वितीय गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बनने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग P बराबर आप जानते हैं mv होता है। m यहाँ पर है 0.5 गुना v है 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 10। तो ये जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 kg प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, 5 kg मीटर प्रति स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। यहाँ पर सी दिया हुआ है जो कि गलत है, इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर पड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम के अनुसार होता है। तो आप जानते हैं ये जो नियम है वो कौन सा नियम है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम जिसको हम कहते हैं, उस नियम के अनुसार बस में जो बैठा हुआ यात्री है वो अचानक से बस रुकती है या अचानक से चलती है तो क्या होता है, व्यक्ति पीछे की ओर चलने लगता, झुक जाता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार होता है। 10वां सवाल है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन। अगला सवाल है चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर कितना भार होगा। आप जानते हैं पृथ्वी पर उसका भार चंद्रमा के भार से 6 गुना होता है, ठीक है। चंद्रमा के भार से 6 गुना होता है। अगर किसी तरह का ऐसा प्रश्न है तो आप 6 गुना कर दीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 गुना 40 करेंगे, 40 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 किलोग्राम। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 240 किलोग्राम, पहला आंसर सही होगा इसका, ठीक है। जब कोई पिंड काम करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, यह एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे संपीड़न के रूप में माना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, संपीड़न कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल है वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है तो उसको हम लोग गुंज कहते हैं। परावर्तन के कारण पुनः ध्वनि सुनाई देती है, जैसे अगर हम किसी पहाड़ी पर चढ़ जाएं और वहां चारों तरफ पहाड़ी है और नीचे खाई है तो पहाड़ी के ऊपर से जब हम बोलेंगे तो वहां पर आवाज गूंजता है, तो उस गूंज के कारण, परावर्तन के कारण ध्वनि सुनाई देता है, पुनः हमको ध्वनि सुनाई देता है। आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी रूम में आप घुसें और रूम में कोई सामान नहीं है, पूरा खाली रूम है, तो आप जब बोलेंगे तो आवाज गूंजता है। तो किसके कारण गूंजता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण गूंजता है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है।
तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। अगला सवाल है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा। पानी का जो गुण होता है वो 0 डिग्री के तापमान पर होता है। अगला सवाल है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो सांद्रता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? उसके अनुसार जब आप निकालेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा 16.2/3%। ठीक है। अगला सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला सवाल है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? निलंबन यह एक विषमांगी गुणधर्म है। समांगी नहीं, डिंपल प्रभाव नहीं, इसका विषमांगी गुणधर्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? हम लोग की कपूर और ये नमक के मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करते हैं। वाष्पीकरण द्वारा हम किसका, कपूर ये नमक और पानी के मिश्रण को वाष्पीकरण द्वारा हम करेंगे। ठीक है। अपकेंद्रण विधि द्वारा किसका हम लोग करते हैं? किस मिश्रण को अलग करते हैं? तो ये दूध में से क्रीम निकालना होगा, तो उसको हम अपकेंद्रण विधि से अलग करेंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, किसका बराबर होता है? बराबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 17U। क्यों 17U? नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 14 ग्राम होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर NH3 है, नाइट्रोजन 1 अणु है और हाइड्रोजन का 3 अणु है, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 अणु हो जाएगा इसका और 14 अणु इसका, तो सब मिलाकर के 17 यूनिट। ठीक है। तो इस तरह से NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 17 यूनिट। अगला सवाल क्या है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो आप जानते हैं यहाँ पर रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, उसको हम लोग कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 36 ग्राम जल का रहेगा। देखिए, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है। तो H मतलब एक एक अणु, हाइड्रोजन में कितने होते हैं अणु? 1, तो एक एक अणु 16 में क्या होगा? तो 16, ये ऑक्सीजन में 16 होता है अणु, तो 16 और ये H2 यानी कि 2, तो 16 और 2 18। ठीक है। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, यानी H2O में एक H2O में जल के एक अणु में 1 मोल में 18 ग्राम जल होगा। इसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा? 36 ग्राम जल हो जाएगा। 2 मोल होगा तब 36 ग्राम, तो 36 ग्राम जल का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? तो 2 मोल जल करेगा। ठीक है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अगला सवाल है, न्यूटन पर आवेश होता है, न्यूटन पर कैसा आवेश होता है? तो हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी कि 0 आवेश होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि 0 आवेश होता है। ठीक है। अगला सवाल है, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण, तो ये धनावेशित हीलियम परमाणु, जिसको हम लोग अल्फा कण कहते हैं। अगला सवाल है, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर क्या है? अंतर क्या चीज का होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण समस्थानिक में द्रव्यमान में अंतर आता है। समस्थानिक किसको कहेंगे? कि ये पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है। अगला सवाल क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है कि पादप कोशिका में? ये जंतु कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है, और जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? अपना डीएनए और राइबोसोम किस कोशिकांग में? तो ये प्लास्टिड में। ठीक है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है।
अगला सवाल, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 8 क्रोमोसोम। 16 क्रोमोसोम पहले से था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ यानी कि माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस और मियोसिस में कौन हो रहा है, तो मियोसिस हो रहा है, तो उसमें 8 क्रोमोसोम बचेंगे। अगला सवाल, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? ये स्वेलेनरेकाइन इसका बना होता है, स्वेलेनरेकाइन का। ठीक है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कांड्रा। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है? उनकी कोशिका संरचना। ठीक है। नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो ये मोनेरा वर्ग में आते हैं नीलहरित शैवाल, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये मोनेरा ग्रुप में आते हैं। ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसको हम लोग आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा संघ कहेंगे, सबसे बड़ा फाइलम कहेंगे कि आर्थ्रोपोडा होता है जंतु जगत का। दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है? वायरस से देखिए टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना, ये सब टाइफाइड होता है, जो हैजा, मलेरिया तो आपका प्रोटोजोआ से होता है, हैजा विषाणु, ये जीवाणु से होता है, ये भी जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया से होता है। कोरोना एक है जो वायरस से होता है। ठीक है। संक्रामक रोग के उदाहरण, संक्रामक रोग कौन होता है? तो संक्रामक रोग, मलेरिया भी संक्रामक रोग है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो नाइट्रोजन बृहद पोषक पदार्थ। ठीक है। अगला सवाल है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन। ये जो ऑक्सीजन है O2, ये बन जाता है O3 में। ठीक है ना। तो ये ओजोन जो बना, ये विषैला अणु बनता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। पदार्थ बने होते हैं कणों से। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 273.16 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये गलनांक होता है। समुद्र का जल एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, निलंबन, विलयन, यौगिक, सही ऑप्शन क्या होगा? मिश्रण। किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो फिर से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम कहेंगे अभाज्य सूक्ष्मतम कण। ऐसा सबसे छोटा कण जिसका डिवाइड फिर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं परमाणु। अगला सवाल है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जल के है तो H2O, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल का? H2O। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु है तो 1 गुना 2 कर देंगे ऊपर में, और ऑक्सीजन 1 है यानी कि 16। तो इसको हम काटेंगे अगर तो क्या हो जाएगा? 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8 यानी कि 1:8। इसका अनुपात क्या होगा? 1:8, जो कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्फा कण किसके समान होता है? ठीक है, अल्फा कण किसके समान होता है? तो हीलियम नाभिक के समान होता है, याद किए होंगे आप लोग। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव मतलब उसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है, यूनिसेलुलर, तो अमीबा होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं? तो संवहन ऊतक देखिए जाइलम। ठीक है, इसको हम लोग संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है। तो यहाँ ऑप्शन अगर फ्लोएम रहता तो वो भी संवहन ऊतक में ही आता। तो जाइलम या फ्लोएम आप याद रखेंगे, दोनों संवहन ऊतक है। पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक
कौन सा तक पहुंचाता है? तो कोई भी पौधा जब बनता है तो पौधा में जो पत्ती है, ये पत्ती में खाना बनता है, सूर्य के प्रकाश से यहीं पर खाना बन रहा है, भोजन यहीं तैयार हो रहा है। और ये जड़ है अगर पौधा का नीचे, तो यहाँ से एक ऊतक जा रहा है जल और खनिज लवण को लेकर के, ये होता है जाइलम। इसको हम क्या कहते हैं? तो जाइलम। जाइलम का काम क्या है? जड़ से खनिज लवण को और जल को पत्ती तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है कि यहाँ जो खाना बन गया पत्ती के पास, उसको विभिन्न भागों तक फिर पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम है। तो ये फ्लोएम कर रहा है, जाइलम नहीं कर रहा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, अभी हम लोग पढ़े हैं। घोंघा, सीप इत्यादि किस वर्ग का जीव है? तो ये मोलस्का का जीव है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे? गति कहेंगे। स्थिति में परिवर्तन मतलब कोई समान अवस्था में है, वो विराम अवस्था में आने लगा, तो ये क्या होगा? गति हो गया उसका। ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। आप लोग याद किए होंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है बल का परिभाषा मिलता है, जड़त्व का परिभाषा मिलता है, ये सारे चीज मिलते हैं यहाँ पर प्रथम नियम से। ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वांक का मान क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वांक 6.67.10 के पावर गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाता है? तो अभी केंद्र बल के कारण लगा रहा है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक। अगला सवाल, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? बहती हवा में गतिज ऊर्जा है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्राप्त श्रव्यता सीमा, श्रव्यता का परस्परास या श्रव्यता सीमा कौन होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन सभी जगह से हो जाता है, चिकनी सतह से, खुरदरे सतह से, पानी की सतह से, मतलब सभी जगह से होता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण होती है उत्पन्न। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ यानी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है। ए बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो गति का दूसरा नियम, ए बराबर एम ए। जितना बल लगाएंगे उसके द्रव्यमान और त्वरण के अनुसार उसका परिवर्तन होता है, ए बराबर एम ए होता है। गति के औसत तापमान को पूरी वर्ष भर लगभग नियत रखने का कार्य करता है कौन? तो वायुमंडल करता है। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में उपस्थित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है। आप देखेंगे कि जब चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन है। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन है। उस लास्ट में सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन वायु, जल, मृदा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल ये समाप्त हो जाता है। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कोयला, पेट्रोल को एक बार देखिए, नवीकरणीय किसको कहेंगे? जो पुनः से प्राप्त हो जाए। ठीक है। और लेकिन नवीकरणीय नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो पेट्रोल हमको पुनः प्राप्त नहीं होगा, तो ये नवीकरणीय नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा पुनः हमको मिल जाएगा, भूतापीय ऊर्जा पुनः मिल जाएगा, जल पुनः मिल जाएगा, लेकिन कोयला हमको नहीं मिल पाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कोयला। इनमें से कौन वर्षा अम्ल द्वारा, ये देखिए नीचे सवाल जो है, इनमें से कौन अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि ये सब क्या है? तो ये जो चक्र जो भी है ना, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सब जैव रासायनिक चक्र है, जिसको हम लोग जैव रासायनिक चक्र कहेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, अनाज में हमें कौन सी अना अगला सवाल है, अनाज में हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है अनाज से। ठीक है। प्रोटीन भी मिलता है, कम मात्रा मिलता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। ठीक है। इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? चारा फसल, देख चारा फसल मतलब क्या कि जो जिससे भोजन मिले
जीव जंतुओं को, जंतु लोग को भोजन मिलता है, उसको चारा फसल कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, चारा फसल नहीं है, मूंगफली, ये आदमी खाने लायक फसल है। कोरोना क्या है, कि संक्रामक रोग है, ठीक है। और ये देखिए, इनमें कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल किसको कहते हैं, जो जाड़े के मौसम में बुनाता है उसको हम लोग रबी फसल, जिस फसल का बुआई जो है वो जाड़े फसल में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है, तो उसको रबी फसल कहेंगे। तो गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी फसल है। धान जो रबी फसल नहीं है, ठीक है, ये खरीफ फसल इसको कहेंगे। सब्जियां, मसाले एवं फलों से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है सब्जी मसाला से, वो है खनिज लवण एवं विटामिन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, खनिज लवण एवं विटामिन। अगला सवाल है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, वे कौन कौन हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब क्या है, 5 मूल तत्व है। पदार्थ के कण होते हैं कौन कौन, पदार्थ के कण होते हैं सूक्ष्म। पदार्थ के कण कैसे होंगे, सूक्ष्म होंगे। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो जल, ईर्ष्या, गंध, इत्र की सुगंध। तो जल एक पदार्थ है, बाकी कोई पदार्थ नहीं है, ये तीनों पदार्थ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, गलत क्वेश्चन हो गया है। तो ईर्ष्या, गंध, इत्र का सुगंध, ये सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन है, तो एक जल है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी सी डी तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है, गति उसकी तेज हो जाती है। अगला सवाल है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। निम्न में से कौन पदार्थ है, स्नेह, घृणा, विचार, ये सब पदार्थ नहीं है। घड़ी एक विचार, एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है, तो अनियमित होती है और तीव्र होती है। ये सब सही ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है, संपीड्यता अधिक होती है मतलब संपीड्य कौन ज्यादा है, तो गैस। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, सीएनजी का, एलपीजी का नहीं होता है, नाइट्रोजन जल का नहीं होता है, सीएनजी का होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है कम, ठीक है। द्रव की अपेक्षा गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये ज्यादा फैलता है ना। अगला सवाल है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट लेता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी में कम गति होता है, ये जुड़े जुड़े होते हैं, मतलब ये सब नहीं होगा। ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब क्या है, ये आकर्षण बल सबसे कम होता है पानी के कणों के बीच, इसीलिए गोताखोर पानी को काट लेता है, ठीक है। अगला सवाल है, तापमान का राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। अगला सवाल है, ठोस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वह उस ठोस का कहलाता है गलनांक। गलनांक मतलब जो ठोस ठोस होगा, जिस तापमान, किसी तापमान पर पिघल कर जिस तापमान पर मतलब क्या होता है, वो द्रव बनता है, तो उसको गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक होता है, देखिए 273.16 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है, ठीक है। अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क गैस को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, याद रखेंगे, ये परीक्षा में आता है। देखिए, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वाष्पीकरण में तापमान, आर्द्रता, वायु की गति सब प्रभावित करता है, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर बढ़ेगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, ठीक है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि सूती कपड़े से हमको ठंडक मिलती है, ठीक है ना। क्यों ठंडक मिलती है, जब गर्मी में हमारा पसीना बहता है और सूती कपड़ा उसको सोखता है और सोख करके रखता है, तो उसे ठंडक मिलती है। और ऊनी कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, ये सब पहनने से हमको ठंडक नहीं मिलेगी। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है ना। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक 373 कुछ
अगला सवाल है, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा होती है, ये होता है 335 किलो जूल प्रति केजी। उसमें बर्फ गलने लगता है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व, देखिए ये जो सवाल है इसमें रुई का सबसे कम घनत्व है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है शीतलता। गर्म अगला सवाल है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ता है। गर्म का गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। सौरमंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उच्च ताप, इससे प्लाज्मा उत्पन्न होती है। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? आयोडीन का। अगला सवाल है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना पानी है उतना ही रहेगा। एक गिलास पानी में अगर हम 4 चम्मच चीनी डाल दें और घोल दें तो एक गिलास ही रहेगा, उसमें से कुछ गिरेगा नहीं, तो उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जितना पानी है उतना ही रहता है। वायु बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो आकृति नहीं बदलती है, ठोस की आकृति नहीं बदलती है। ठीक है। द्रव में किसका विसरण संभव है? तो द्रव में ठोस का, द्रव का, गैस का, सबका विसरण संभव है, तीनों का विसरण संभव है। ठोस पदार्थों का क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला सवाल है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं एक ही प्रकार के कणों से, उसको हम शुद्ध कहेंगे। विभिन्न प्रकार के कणों से बनेंगे तो उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जल एक यौगिक है, ये तत्व मिश्रण नहीं है। जल एक क्या है? यौगिक है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम कहीं न कहीं एक ही मात्रा में मिश्र धातु में कोई भी सामान को मिलाते हैं तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला सवाल है, समुद्र का जल एक क्या है? मिश्रण है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो ये आप इस चैप्टर से देखेंगे मिश्रण से, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विलायक तथा विलयन, विलय में संयोग होता है, संयोग से क्या बनता है? तो विलयन बनता है। जल में चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। ठीक है। निलंबन क्या है? विसमांगी मिश्रण है। टिंचर क्या है? तो टिंचर एक विलयन है। ठीक है ना। एरोसोल कोहरा का उदाहरण है, कोहरा को एरोसोल कहेंगे। फेस क्रीम उदाहरण है क्या चीज का? इमल्सन का उदाहरण है। ठोस सोल का उदाहरण है रंगीन रत्न, ठोस सोल का उदाहरण है। ठीक है। जेल, जेल का उदाहरण क्या है? जेल, तो जेल पनीर जेल का उदाहरण है। ठीक है। समुद्री जल में नमक की प्राप्ति होती है किसके कारण? किस विधि से? तो क्रिस्टलीकरण विधि से। विसमांगी मिश्रण किस क्या है? तो मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो तो विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अगला सवाल, विलयन में विलायक कौन होते हैं? तो विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलयन कहते हैं। वायु में विलायक कौन है? तो नाइट्रोजन सबसे मात्रा अधिक है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो सांद्रता विलयन की मात्रा में घुले विलयन की मात्रा को, विलायक की मात्रा में घुले विलयन की मात्रा को, दोनों को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? विलयन कैसा होता है? तो विलयन एक अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है? अस्थाई होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश की किरण को फैलना, ये टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है। कोलाइड विलयन की कौन से होते हैं? तो कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण, कणों के आकार का छोटा होना, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये सभी कोलाइड विलयन है। ठीक है। अगला सवाल है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो हम लोग अभी पढ़े ऊर्ध्वपातन द्वारा। रक्त से नशीले पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो क्रोमेटोग्राफी। ये जो होता है रक्त से नशीले पदार्थ का अलग करना, रक्त में नशीला पदार्थ मिल जाता है तो क्रोमेटोग्राफी से हम लोग उसको अलग करते हैं। ठीक है। अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन ही है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन ही है।
ठीक है। कमरे के ताप पर प्रभाव, कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया? रॉबर्ट बायड ने। निम्न में से कौन अधातु है? तो सिलिकॉन एक अधातु है, बाकी सब यहाँ पर क्या है? गैस है, अधातु गैस। निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं है? तो ये धातु, अधातु, उपधातु, ये सब तत्व, कोलाइड, ये तत्व नहीं है। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, अभी हम लोग देखें कि निश्चित होता है अनुपात। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो ये देखिए नमक, हवा, चीनी, ये सब कोलाइड है, मिश्रण है। ये सोना एक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? तो कीचड़ एक कोलाइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण सोना, तांबा, जल, दूध। तो दूध एक मिश्रण हो गया, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो परमाणु अभाज्य सूक्ष्मतम कण है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? जल के एक अणु में, ठीक है, तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 1:1 अणु में अनुपात। देखिए द्रव्यमान का अनुपात, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े ना कि हाइड्रोजन का एक अणु में 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 ग्राम होता है। और ये हाइड्रोजन H2O होता है, तो H2O यानी 2 हाइड्रोजन, तो 2 1 गुना 2/16, इस तरह से काटते हैं तो क्या होगा अनुपात? 1:8 हो जाएगा। 1/8 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1:8 लिखते हैं, तो ये 1:8 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो अमोनिया किसको कहते हैं? NH3, इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14, ठीक है। हाइड्रोजन के कितना द्रव्यमान है? तो 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 3 यानी 14/3 हो गया। इसका अनुपात जब हम लिखेंगे तो 14:3 लिखेंगे, ठीक है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये डाल्टन क्या सिद्धांत दिया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन, ठीक है। अगला सवाल है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। एक परमाणु अणु नहीं है, एक परमाणु कणु। तो एक परमाणु कणु देखिए, इस सब में ऑर्गन है, नियोन है, हेलियम है, इस सब में एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन में 2 परमाणु हो गया, H2, ठीक है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 6.22 × 10⁻23, याद रखेंगे। ये एवोगाड्रो नंबर इसको हम कहते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं इसको ना। एवोगाड्रो स्थिरांक किसको कहते हैं? तो 6.022 6.022 × 10⁻23। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या है? कॉपर हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए Cu कॉपर हो गया, CO कोबाल्ट हो गया, C कार्बन हो गया, Au मतलब चांदी हो गया। तो ये हम लोग सबका कॉपर, ये सब प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना, याद रखेंगे प्रतीक चिन्ह भी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट, 16। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? O2 ऑक्सीजन है, इसका 16 होता है अणु का द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान जब हम करेंगे तो O2 यानी 2 गो ऑक्सीजन हो गया, तो O गुना 2, 16 गुना 2 यानी कि 32, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है अगला सवाल, CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? CH4, C मतलब कार्बन, कार्बन का होता है 6, और H4 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 4, तो ये क्या हो गया? 6 और 4, तो इसका क्या होगा? 6 चौका 24, 24 हो जाएगा इसका आंसर सही, C हो जाएगा। यहाँ पर A ऑप्शन मारा हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन सही क्या होगा? C होगा, ठीक है। अगला सवाल है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2, ठीक है। तत्व चांदी का प्रतीक है, चांदी, Ag को हम लोग चांदी कहेंगे। जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 18 यूनिट होगा, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सल्फर का आणविक सूत्र क्या होगा? तो S8 होगा, भी हम लोग पढ़े, देख लेंगे इसको। सल्फर का आणविक सूत्र क्या होगा? S8 होगा आणविक सूत्र। ऐसे सूत्र खाली पूछेगा तो S, लेकिन आणविक सूत्र पूछेगा तो S8, ठीक है। खाने वाला सोडा का सूत्र तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है?
तो ऑक्सीजन की मात्रा 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल यानी H2O, इसको अगर हम देखेंगे तोड़ करके तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 16 ग्राम हो गया। तो 16 2 18, ये ऑक्सीजन एक ही ये अणु बना रहा है जल का, तो इसमें ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिखा रहा है, तो 16 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे आयन क्या है। तो आयन आवेशित परमाणु है जिसको आयन कहेंगे। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी, तो ऑक्सीजन की 9 ग्राम जल है यानी H2O जो है वो हाफ H2O है, आधा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हाफ हो गया यानी कि 16 हो जाएगा, ये 16 का आधा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर से। यहाँ पर परमाणु की संरचना इस चैप्टर में है। परमाणु किन किन कणों से बना होता है, तो तीनों कण से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कण से परमाणु बना होता है। ठीक है, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति इसकी उदासीन होती है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। ठीक है, परमाणु केंद्र की खोज किसने की, रदरफोर्ड, परमाणु के केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन पर कितनी इकाई का आवेश होता है, तो एक इकाई का आवेश होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऋण आवेशित कण है, धन आवेशित कण प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन क्या है, तो इस पर कोई ऋण आवेश नहीं होता है, याद रखेंगे। सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, तो इसके डी कक्षा में, ये ड नहीं, डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या sp_d इस तरह से बढ़ता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के उत्तरदायी है, तो परमाणु केंद्रक का। ठीक है, तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी भाग में। ठीक है ना, परमाणु के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया, सोने की पन्नी का उपयोग किया था परमाणु मॉडल का प्रयोग करने में वो। ठीक है, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं, तो भारी होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं, भारी होते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आप विस्तार से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसी तरह से एग्जाम में आते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी, इलेक्ट्रॉन की स्थिर होना, ये इलेक्ट्रॉन स्थिर हो गया था वहां पर, यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, तो उस कक्षा को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर कहेंगे। न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ अवस्थित होता है, ये नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो पहला कक्ष में 2 होता है ना। देखिए, पहला कक्ष में 2 होता है, दूसरा कक्ष में 8 होता है, तीसरा कक्ष में 18 होता है, चौथा कक्ष में 32 होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, तो पहले कक्ष में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम परमाणु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होता है हीलियम कक्ष में। हीलियम के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है कक्ष में, और 2 है ही। कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को अष्टक कहा जा सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले को। निम्न तत्वों में कौन अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय आर्गन गैस अक्रिय का तत्व है। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया, रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का होता है कितना, 12 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8, पहले कक्ष में 2, दूसरा कक्षा में 8, तो 10 हो गया पूरा, और तीसरा कक्ष में 2 रहेगा, तो 2 8 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, केनाल किरणों का खोज किसने किया, तो केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया। कक्षा के ऊर्जा स्तर क्या होता है, नाभिक से दूर जाने पर समान होता है कि बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते जाता है ऊर्जा स्तर। ठीक है, अगला सवाल है, किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है, तो हीलियम में अष्टक नहीं होता है, क्योंकि हीलियम में तो 2 अणु ही है, 2 परमाणु है और 2 ही है, तो एक ही सेल में खत्म हो जाता है, अष्टक नहीं बना पाता है ये। अल्फा कण किसके समान होता है, तो हीलियम नाभिक के कण के समान होता है अल्फा कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये नगण्य होता है, कुछ नहीं। निम्न में से किस युग्म को संयोजकता 1 है, किस युग्म की संयोजकता 1 है, फास्फोरस सल्फर।
ये संयोजकता 1 होता है इसका। ठीक है, अगला सवाल है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है? तो 2000 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, इतना न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगला सवाल है, 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अवयव परमाणु कण की खोज की, वो है न्यूट्रॉन। पहले से तो था पता कि प्रोटॉन है, बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज किया था न्यूट्रॉन का। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है समस्थानिक में। क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तत्व की संयोजकता कितना है? तो इसका संयोजकता 1 है, क्योंकि वो 8 बनाना चाहेगा, 7 पहले से है। ठीक है ना, अगर 1 इसके पास और हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, इसलिए संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो परमाणु उदासीन होती है, वो परमाणु अपने आप में उदासीन होकर के बैठा रहता है। क्लोरीन आयन में संयोजकता कितना है? तो क्लोरीन आयन Cl ये माइनस है, मतलब Cl के पास 7 है और एक और किसी से ले लिया तो इसका क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 8 हो गया। अगला सवाल, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा होता है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वैसे जीवों को जिनके केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन निर्माण का केंद्र राइबोसोम है, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ये पादप कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? उस क्रिया को कहते हैं विसरण कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सारे नाम है। बिजली घर, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं हम, है ना। और रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य, मतलब चुन चुन करके पार करने वाला, कि हमको किसको जाने देना है अंदर, किसको नहीं जाने देना है अंदर, उसी को कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली को कहते हैं। श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग श्वेत प्लास्टिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? नहीं है मतलब क्या कि बहुकोशिकीय जीव नहीं है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, बाकी बहुकोशिकीय जीव सब हैं। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज किया था। ठीक है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम की अनुपस्थिति में। और सवाल है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? तो बहुकोशिकीय नहीं है ये मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी, अमीबा, ये सारे एक कोशिकीय जंतु हैं, बहुकोशिकीय कोई नहीं है। अगला सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आधी रह जाती है। अर्धसूत्री नाम ही है इसलिए आधी रह जाती है। अब हम उत्तक से सवाल देखेंगे। कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हो क्या कहलाता है? तो उत्तक कहलाता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक क्या है? पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाई जाने वाला, है ना। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा, ये जलीय पौधों में कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम कितना को हल करें, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल मेरा जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप वहां से देख लें, वहां ज्वाइन कीजिए और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और इस पूरा पीडीएफ को आप पढ़िए। ये पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं
जो कि आपको यहाँ से एक एक सवाल आपको मिल जाएंगे। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ में से देखिए। धन्यवाद। इस तरह से आप एग्जाम में उसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 9th में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 10th का एग्जाम की तैयारी हम यहाँ से कराने वाले हैं, और 10th में हम सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये तीनों विषय को ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जोड़ करके रखिए, ठीक है। तो चैनल में जुड़िए और आप तैयारी करने में साथ साथ तैयारी भी कीजिए। धन्यवाद।